न्यूज ब्लास्ट खबरों का। रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री। बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे पीके। तो प्रशांत किशोर ने की जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा। ट्वीट कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसकी जानकारी दी और कहा, पॉलिसी डिसाइड के लिए ये जरूरी है। जल्द बिहार का दौरा कर युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर जानेंगे बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत। अब जनता के बीच जाने का समय आ गया है। तो ये ट्वीट किया प्रशांत किशोर ने और अब रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री होने वाली है। बिहार से राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे पीके। प्रशांत किशोर ने की जन स्वराज ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा। ट्वीट कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसकी जानकारी दी और अपने ट्वीट में कहा, पॉलिसी डिसाइड के लिए ये जरूरी है। जल्द बिहार का दौरा कर युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कर जानेंगे बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत। और अब समय आ गया है कि जनता के बीच जाया जाए। सीएम गहलोत की मीटिंग में बड़ा फैसला। 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे फॉलोअप कैंप। प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप चलेंगे। प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। गहलोत ने राजस्व, भू अभिलेखों, नामांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरघड़ी और खातेदारी और भूमिहीन परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। 369 में 348 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन और शेष 21 तहसीलों को भी शीघ्र ऑनलाइन करवाने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम गहलोत जिनका ये फैसला और ये बड़ा फैसला 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे फॉलोअप कैंप। प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप चलेंगे। प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। गहलोत ने राजस्व, भू अभिलेखों, नामांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरघड़ी और खातेदारी और भूमिहीन परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। 369 में 348 तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन और शेष 21 तहसीलों को भी शीघ्र ऑनलाइन करवाने के निर्देश सीएम गहलोत ने दिए। वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की खास रिपोर्ट। गहलोत का जन्मदिन और अद्भुत संयोग। कल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कल ही है अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार। अक्षय तृतीया के हिंदू धर्म में खास महत्व है, तो वहीं ईद है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। केदार, शुभ कर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी कल बन रहे हैं। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महासंयोग अगले 100 साल तक नहीं बनेगा। ऐसे में कल दिन भर देश में उत्सव सा माहौल रहने वाला है, क्योंकि कल सीएम का जन्मदिन है, तो वहीं पर कल अक्षय तृतीया भी है, ईद भी है। तो ऐसे में जो खास रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, अद्भुत संयोग बन रहा है। कल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन। कल ही है अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में खास महत्व माना गया है। वहीं ईद है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार। केदार, शुभ कर्तरी, उभयचरी, विमल और सुमुख नाम के 5 राजयोग भी कल बन रहे हैं। ग्रहों का ऐसा दुर्लभ महासंयोग अगले 100 साल तक नहीं बनेगा। तो ऐसे में कल दिन भर देश में उत्सव सा माहौल रहने वाला है। आखिर कौन होगा देश का नया सीडीएस? जनरल नरवणे या कोई और? इस पर नाम पर सस्पेंस बरकरार है। पहले खबर आई थी कि नरवणे के रिटायर होने के दिन घोषणा हो सकती है। नरवणे 30 अप्रैल को रिटायर हुए। उनकी जगह जनरल मनोज पांडे ने कमान संभाली है, लेकिन केंद्र ने अभी तक देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान नहीं किया है। नरवणे देश के दूसरे सीडीएस बनेंगे या किसी जनरल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी क्लियर नहीं है। 5 महीने की लंबी अवधि के बाद भी जनरल नरवणे के नाम की घोषणा नहीं हुई और इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके अलावा किसी और के नाम पर भी विचार कर रही है और इसीलिए अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। पर सवाल यही है कि आखिर अब देश का नया सीडीएस कौन होगा, जनरल नरवणे या कोई और? इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है।
पहले खबर आई थी कि नरवणे के रिटायर होने के दिन ये घोषणा हो सकती है। नरवणे 30 अप्रैल को रिटायर हुए और उनकी जगह जनरल मनोज पांडे ने कमान संभाल ली, लेकिन केंद्र ने अभी तक देश के नए सीडीएस के नाम का ऐलान नहीं किया है। नरवणे देश के दूसरे सीडीएस बनेंगे या किसी जनरल को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, अभी क्लियर नहीं है। 5 महीने की लंबी अवधि के बाद भी जनरल नरवणे के नाम की घोषणा नहीं हुई और इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके अलावा किसी और नाम पर भी विचार कर रही है, यानी कि कोई और नाम भी सामने आ सकता है। अब भारतीय सेना होगी पूरी तरह से आत्मनिर्भर। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। तीनों सेना विदेश में बने हथियारों से पाएंगी आजादी और रक्षा नीति में बदलाव कर बाय ग्लोबल की श्रेणी समाप्त की जाएगी, जिसके तहत विदेश में बने साजो सामान का आयात होता है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें पूरी कर रही देश में ही, तो वहीं वायुसेना भी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का देश में उत्पादन करने की इच्छुक है। जहां वायुसेना जो है वो इच्छुक नजर आ रही है, तो नौसेना जो है अभी तक 95% उत्पाद जो है वो देश में ही बना रही है। अब भारतीय सेना होगी पूरी तरह से आत्मनिर्भर। भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है, यानी ऐतिहासिक कदम वो उठाने जा रही है। तीनों सेना विदेश में बने हथियारों से आजादी पाएगी। रक्षा नीति में बदलाव कर बाय ग्लोबल की श्रेणी समाप्त की जाएगी, जिसके तहत विदेश में बने साजो सामान आयात होता है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें पूरी कर रही है देश में ही, और ऐसी ही इच्छा अब वायुसेना की भी है। वायुसेना भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन का देश में ही उत्पादन करने की इच्छुक है। क्या एमएनएस ने बढ़ा दी शिवसेना की टेंशन? 1.5 दशक बाद अब अचानक राज ठाकरे चर्चा में आए हैं। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे में तीखे शब्द बाण चले। उद्धव ने तो राज ठाकरे को भाजपा की डी टीम करार दे दिया। अब राज ठाकरे के अयोध्या दौरे ने उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है। अगर यूपी दौरे से लौटने के बाद राज ठाकरे भाजपा से तालमेल करते हैं तो कट्टर हिंदू वोटर का शिवसेना से छिटकने का खतरा बढ़ जाएगा। यानी कि अब जो राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, उनमें एक दरार तो है ही, साथ ही साथ अब शब्द बाण भी चलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब इन सबके बीच में जो है एमएनएस ने शिवसेना की टेंशन बढ़ा दी है। 1.5 दशक बाद अब अचानक राज ठाकरे चर्चा में आ गए हैं। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद खड़ा किया है। इस मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे में तीखे शब्द बाण चले। उद्धव ने तो राज ठाकरे को भाजपा की डी टीम करार दे दिया। अब राज ठाकरे के अयोध्या दौरे ने उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ा दी है। अगर यूपी दौरे से लौटने के बाद राज ठाकरे भाजपा से तालमेल करते हैं तो कट्टर हिंदू वोटर का शिवसेना से छिटकना और उसके छिटकने का खतरा बढ़ जाएगा। आप सुप्रीमो केजरीवाल की कमाल की भविष्यवाणियां, वो कुछ ही ऐसी ही बात बोलते हैं जिससे विरोधी बैकफुट होते हैं। अब केजरीवाल ने इसी रणनीति के तहत की गुजरात की भविष्यवाणी। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा नेतृत्व डरा हुआ है और समय से पहले कर सकता गुजरात चुनाव, और इसी तरह का बयान पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी केजरीवाल ने दिया था। तो बयानबाजी करते रहते हैं केजरीवाल, और अब कमाल की भविष्यवाणियां जो है वो करते नजर आ रही हैं। वो कुछ ऐसी बात भी बोलते हैं जिससे विरोधी बैकफुट पर होते हैं। अब केजरीवाल ने इसी रणनीति के तहत गुजरात की भविष्यवाणी कर दी, और केजरीवाल का कहना है कि भाजपा नेतृत्व डरा हुआ है, समय से पहले गुजरात चुनाव करा सकता है। और इसी तरह का बयान पंजाब विधानसभा चुनाव के समय भी केजरीवाल ने दिया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली। शरद पवार पर राज ठाकरे ने बोला बड़ा हमला और कहा शरद पवार नास्तिक हैं। खुद सुप्रिया सुले ने भी लोकसभा में बयान दिया था। शरद पवार ने कभी शिवाजी महाराज का जिक्र नहीं किया। देश को हिंदुत्व का विचार महाराष्ट्र ने दिया। एनसीपी ने महाराष्ट्र में बढ़ाया जातिवाद। शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं विचार है, और शिवाजी ने हमें स्वाभिमान सिखाया है। जो इतिहास भूला उसका नीचे का भूगोल खिसक गया है, और इसलिए अपना इतिहास जानना जरूरी है। तो ये राज ठाकरे का कहना। और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली, इस दौरान
शरद पवार पर राज ठाकरे ने बड़ा हमला बोला और कहा कि शरद पवार नास्तिक हैं। खुद सुप्रिया सुले ने भी लोकसभा में इसका बयान दिया था और शरद पवार ने कभी शिवाजी महाराज का जिक्र नहीं किया। देश को हिंदुत्व का विचार महाराष्ट्र ने दिया। एनसीपी ने महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ाया। शिवाजी महाराज व्यक्ति नहीं विचार हैं। शिवाजी ने हमें स्वाभिमान सिखाया है। जो इतिहास भूला उसके नीचे का भूगोल खिसक गया है और इसलिए अपना इतिहास जानना जरूरी है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर खुलेगी फ्लाइंग एकेडमी। एकेडमी में मिल सकेगी पायलट बनने की ट्रेनिंग। किशनगढ़ सहित देश के 10 एयरपोर्ट्स का चयन। एफटीओ की नीति के तहत एकेडमी बनेगी। प्रशिक्षण लेने पर यहां आएगा 25 से 27 लाख तक का खर्चा, जबकि विदेश में प्रशिक्षण पर खर्चने पड़ते हैं 35 लाख तक। यानी कि आपको अब जो ये खर्चा है वो कम वहन करना पड़ेगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खुलेगी। एकेडमी में मिल सकेगी पायलट बनने की ट्रेनिंग और किशनगढ़ सहित देश के 10 एयरपोर्ट्स का चयन किया गया है। एफटीओ की नीति के तहत एकेडमी बनेगी और प्रशिक्षण लेने पर यहाँ जो खर्चा आएगा वो है 25 से 27 लाख तक, जबकि विदेश में अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो वहां पर खर्चा करना पड़ता है 35 लाख तक। कर संग्रहण के लिहाज से अप्रैल माह शुभ रहा। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े पुराने सभी रिकॉर्ड। अप्रैल में रिकॉर्ड 1 करोड़ 68 लाख रहा जीएसटी कलेक्शन। पहली बार 1 करोड़ 50 लाख के पार हुआ कलेक्शन। बेहतर आर्थिक गतिविधियां इसकी प्रमुख वजह रही। तो वहीं मार्च की बात करें तो मार्च में 1 करोड़ 42 लाख रुपए था कलेक्शन। तो ये रिकॉर्ड तोड़ जो है वो रहा और अच्छा माह कह सकते हैं। अप्रैल माह जो है वो शुभ रहा कर संग्रहण के लिहाज से। जीएसटी कलेक्शन ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अप्रैल में रिकॉर्ड 1 करोड़ 68 लाख का जीएसटी कलेक्शन रहा और पहली बार 1 करोड़ 50 लाख के पार कलेक्शन हो गया। बेहतर आर्थिक गतिविधियां इसकी प्रमुख वजह रही। मार्च की बात करें तो मार्च में 1 करोड़ 42 लाख रुपए तक जो है कलेक्शन हो रहा था। राजस्थान में दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। अगस्त 2023 तक राजस्थान को मिलेगी 6 वंदे भारत ट्रेन। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और गंगानगर में होगा रखरखाव। उत्तर पश्चिम रेलवे के कोचिंग डिपो में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस और राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस भी दौड़ेगी। अगस्त 2023 तक राजस्थान को 6 वंदे भारत ट्रेन मिलेगी। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और गंगानगर में इसका रखरखाव होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के कोचिंग डिपो में इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, आधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रदेश में गर्मी से आंशिक राहत है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जगह बूंदाबांदी और साथ ही तेज हवाएं चलने के साथ पारे में कुछ गिरावट आई है। प्रदेश में 13 स्थानों पर तापमान दर्ज हुआ 45 डिग्री से ऊपर और आज अंधड़ चलेगी और कल से 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। लगातार 4 दिन तक गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। तो मौसम विभाग का ये कहना है कि 4 दिन जो है गर्मी से राहत मिलेगी और अभी प्रदेश में गर्मी से आंशिक राहत मिलना शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई जगह पर बूंदाबांदी भी हुई है और साथ ही तेज हवाएं चलने के साथ पारे में कुछ गिरावट आई है। प्रदेश में 13 स्थानों पर तापमान दर्ज किया गया है 45 डिग्री से ऊपर। आज अंधड़ चलेगा और कल से 3 डिग्री तक पारा गिरेगा। लगातार 4 दिन तक गर्मी से राहत मिलने के आसार ऐसे में जताए जा रहे हैं। और शौर्य के प्रतीक भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को पहली बार ब्राह्मण समाज एक जाजम पर 6 मई को ब्राह्मण स्नेह मिलन मनाएगा। समाज को एकजुट करने और सामाजिक प्रकल्पों को पूरा करने के उद्देश्य से समस्त ब्राह्मण समाज के 31 ब्राह्मण संगठन एक साथ परशुराम जयंती मनाएंगे। आज वैशाली नगर में पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की जानकारी दी। महामंत्री डॉक्टर कौस्तुभ दादीच ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश निमंत्रण से मोती डूंगरी गणेश मंदिर में महंत कैलाश शर्मा की अगुवाई में हुई। इस दौरान पोस्टर विमोचन भी हुआ। 6 मई को न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर स्थित राजरतन मैरिज गार्डन में शाम 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। मंडल के अध्यक्ष पंडित देवी शंकर शर्मा ने बताया कि समाज में पीले चावल वितरित किए जा रहे हैं। 20,000 समाज बंधु शिरकत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी भी होगी। सामाजिक प्रकल्पों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान अखिल भारतीय बागड़ा ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष बद्री नारायण शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरधी चंद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान परशुराम जी की जयंती पे सप्तऋषि मंडल राजस्थान ने राजस्थान के समस्त ब्राह्मण समाज के जो संगठन हैं उन सबको एकीकृत करके और भगवान परशुराम जी की आरती का और एक ब्राह्मण स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद रहेगा। मुख्य रूप से आरती उनके द्वारा की जाएगी और बाकी सारे समाज बंधु उस भगवान परशुराम जी की आरती में शरीक रहेंगे। इस कार्यक्रम की जो विशेषता है वो ये है कि राजस्थान के अंदर पहली बार सप्तऋषि मंडल के अगुवाई में सारे ब्राह्मणों के जो संगठन राजस्थान में समाज हित में कार्य कर रहे हैं वो सभी संगठन मिलकर के और इस समारोह के आयोजन में शामिल हैं। 6 मई को परशुराम जयंती के अवसर पर एक विशाल स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का जो प्रेरणा स्रोत है वो महंत कैलाश शर्मा जी, महंत मोती डूंगरी गणेश जी हैं और उनकी हमेशा से एक मंशा रही, उनकी एक हमेशा से एक प्रेरणा रही कि कैसे करके समाज को एक जाजम पर बिठाया जाए। इस कार्यक्रम का भी आयोजन सारे ब्राह्मण समाज द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। संयोजन का कार्य सप्तऋषि मंडल द्वारा किया जा रहा है। हम लोग सबको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं और साथ साथ में पहली बार आप देखेंगे कि 31 संगठन, इतिहास में पहली बार हमारे समाज के इतिहास में पहली बार 31 संगठन एक साथ एक छत्र के नीचे एक जाजम पर बैठ के इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे और हम मान के चल रहे हैं कि करीब 25 से 30 हज़ार लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट।